नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई हैं सब्जियां। सब्जियों की बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि सब्जियों को आप अब उपहार के तौर पर दे सकते हैं क्योंकि इसकी कीमत दिनों दिन बढ़ रही है। कांग्रेस ने गिफ्ट बास्केट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सब्जियां रखी थी। कांग्रेस की ओर से पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मैं गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूं। इसमें 1 किलो टमाटर, 1 किलो अदरक, 1 किलो लहसुन और 1 किलो हरी मिर्च हैं। बास्केट में 1070 रुपये का सामान है। ऐसे में अन्यथा पैसे खर्च मत करिए। आप शादी के सीजन में इसे गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। सब्जियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। ये मैं एक गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूं। आप लोग अभी शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे। ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है। इसमें 1 किलो टमाटर है, 1 किलो अदरक है, 1 किलो हरा मिर्च है, 1 किलो लहसुन है। टोटल लगभग 1070 रुपए का सामान है इस बास्केट में। तो अन्यथा पैसे मत खर्चा करिए, ये सब चीजें दिया करिए। लोग इसकी बड़ी कीमत पहचानते हैं और जानते हैं। आज असलियत यह है कि इस देश में टमाटर 150 रुपए के करीब बिक रहा है। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते, अब आपको हो सकता है समझाएं कि हम टमाटर भी नहीं खाते हैं। अदरक ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है। नींबू, मेरा पैसा खत्म हो गया, मुझे नींबू नहीं मिला था। 400 रुपए पार नींबू है। 400 रुपए की वो हरी मिर्च मिल रही है जो कभी हरी धनिया और मिर्च सब्जी वाला फ्री में डाल देता था सब्जी के थैले में। चलिए, इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। देर रात तक चली प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार की बैठक। अजीत पवार के आवास पर चल रही थी मुलाकात। प्रफुल्ल पटेल ने मुलाकात को लेकर कोई बात नहीं की। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार गुरु और पथ प्रदर्शक हैं। तो अजीत पवार के आवास पर यह मुलाकात हुई थी। प्रफुल्ल पटेल ने मुलाकात को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं की। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार गुरु और पथ प्रदर्शक हैं। देर रात तक चली प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार की बैठक। अजीत पवार के आवास पर मुलाकात चल रही थी और ऐसे में प्रफुल्ल पटेल ने मुलाकात को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार गुरु और पथ प्रदर्शक हैं। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बीच देर रात तक प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार की बैठक चली। अजीत पवार के आवास पर एक मुलाकात हुई थी दोनों की और इसे लेकर प्रफुल्ल पटेल ने किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि शरद पवार गुरु और पथ प्रदर्शक हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अवनेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अवनेंद्र, लगातार अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की बैठक कल देर रात तक चली है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत का जो है लगातार जी से उसको लेकर महाराष्ट्र में बैठक साफ तौर से कहा जाए और तमाम तरीके की जो है बातचीत दोनों दलों के बीच में हुई साफ तौर से, लेकिन अभी किसी तरीके की किसी भी प्रक्रिया को जो है साफ तौर से स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन जो है बैठक महाराष्ट्र में हुई है और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के शरद पवार ने अजीत पवार का गुट जो बुधवार को था साफ तौर से दक्षिण मुंबई और यशवंत चाणक्य केंद्र पर तमाम तरीके के जो है अलग अलग के नेता भी मौजूद रहे इस बैठक में और तमाम तरीके की जो है बातें हुई। जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में जो एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अवनेंद्र, यहाँ बात गुटों को लेकर बेहद अहम हो जाती है क्योंकि 2 गुट हैं और ऐसे में कौन सा गुट किस ओर जाता है ये सोचने वाली बात है। अवनेंद्र जी बिल्कुल, देखिए शरद पवार के गुट की बात करें या अजीत सिंह के गुट की बात करें साफ तौर से, लेकिन अभी ये किसी तरीके का तय नहीं किया जा सकता कि कौन सा गुट किधर जाता है क्योंकि अभी लगभग 1 वर्ष माना जाए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको, लेकिन जो महाराष्ट्र की सरगर्मियां हैं वो काफी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है साफ तौर से जो कहा जाए। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है साफ तौर से। सभी पार्टियां अपनी ओर मोड़ने के लिए और बात करने के लिए तमाम तरीके से यानी तैयार घूम रही है साफ तौर से। जी चलिए ठीक है अवनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, अमेरिका में एक बार फिर से इंडियन कॉन्सुलेट पर खालिस्तानियों ने हमला कर दिया है और ये पहली बार नहीं जब ऐसा कुछ हो रहा है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। 3 महीनों में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब खालिस्तानियों ने सैन फ्रांसिस्को के इस कॉन्सुलेट को निशाना बनाया है।
की रात करीब 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच कुछ खालिस्तानियों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के वाणिज्य दूतावास में आग लगा दी और ये पहली बार नहीं है जब कुछ ऐसा हुआ हो। 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब खालिस्तानियों ने सैन फ्रांसिस्को के इस कांसुलेट पर निशाना बनाया है। इससे पहले जो हमले हुए थे उसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है और अभी जो हमले हुए इसमें भी यही संभावना जताई जा रही है कि ये भी उन्हीं लोगों का काम है। फिलहाल इस हमले के बाद सैन फ्रांसिस्को, कनाडा और यूके के कई देशों में रहने वाले भारतीय संस्थानों को इनसे संभल कर रहने की बात कही गई है। वैसे आपको बता दें, खालिस्तानी कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू और महावाणिज्य दूत डॉक्टर टीवी नागेंद्र प्रसाद को निशाना बना रहे हैं और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिसके पोस्टर्स सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रहे हैं। इससे पहले जब 20 मार्च को पाकिस्तानियों ने इंडियन कांसुलेट पर हमला किया था, तब हमलावरों ने दूतावास दीवार पर स्प्रे से लिखा था फ्री अमृतपाल और अब फिर से वही हरकतें। इस पर हर कोई निंदा कर रहा है। तो वहीं अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता है और दूतावास में काम करने वाले कर्मचारियों और राजनयिकों को भरोसा दिलाता है कि अमेरिका सबकी सुरक्षा के प्रति सचेत है। तो वहीं देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा था, जिसको पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि महिला कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस कर्मियों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं को वीडियो ट्वीट किया। इनको पुलिस बलपूर्वक हटाने की कोशिश करती दिखी। जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि महिला कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की जगह पुरुष पुलिसकर्मियों को क्यों भेजा गया। जानकारी के मुताबिक महिला कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय के सामने खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों को पीट कर वहां से हटा दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की सीधी से शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां नशे में धुत एक शख्स ने सीढ़ियों पर बैठे एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया। कहा जा रहा है कि आरोपी शख्स बीजेपी विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि है। विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। ये वीडियो सीधी जिले का है। आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला युवक बीजेपी विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला बताया जा रहा है। जिस आदिवासी शख्स पर पेशाब किया गया उसका नाम पालेकोल बताया जा रहा है, जो सीधी जिले के करौंदी गांव का है। हालांकि मामले की तूल पकड़ने के बाद बीजेपी विधायक केदार शुक्ला ने कहा कि प्रवेश उसका प्रतिनिधि नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी जिले के वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि कर्नाटक में भी महाराष्ट्र वाली स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि 2019 में किसने सोचा था कि मेरी सरकार गिर जाएगी। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कल के चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद मुझे डर है कि कर्नाटक में अजीत पवार के रूप में कौन उभरेगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ज्यादा समय नहीं लगेगा, साल भर के भीतर ही कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि अजीत पवार कौन होंगे, लेकिन ये जल्द ही होगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के रवैये की वजह से इस देश में महागठबंधन संभव नहीं है। 2018 के गठबंधन से हमने अपने आखिर क्या हासिल किया। वहीं बीजेपी ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। साथ ही सदन में नारेबाजी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने डीके शिव कुमार के साथ धोखा किया। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीएम पद के लिए सिद्धारमैया के अलावा डीके शिव कुमार का भी नाम चल रहा था। डीके शिव कुमार किसी भी फॉर्मूले के तहत कर्नाटक का सीएम बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान के सामने उनकी कोई भी कोशिश काम नहीं कर पाई थी। बाद में वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए थे। Now in Karnataka also. Sir, what are your thoughts? What are your thoughts on what's happened with Ajit Pawar yesterday in Maharashtra and what it means for After opposition? yesterday's shocking development in Maharashtra about Ajit Pawar decision. Now in Karnataka also, I'm fearing
next Ajit Pawar, who will be going to be emerge in Karnataka. For that. जी हाँ, पूरे देश में यूसीसी कानून नहीं तो चर्चा में हिंदू मुस्लिम तो जरूर चल रहा है, लेकिन आम जनता हिंदू मुस्लिम के विवादों में इतनी उलझ गई है कि कोई बढ़ती महंगाई पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा, और ये सब चुनाव तक चलता भी रहेगा। क्या आप लोग हाल फिलहाल के सब्जियों के रेट जानते हैं? टमाटर की कीमतों में देश भर में आसमान छू रही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमतें 150 से 180 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई हैं। टमाटर के साथ साथ बाकी की सब्जियां भी कीमतों में उनके उछाल आया है। पश्चिम बंगाल में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं और मिर्च टमाटर में पिछले एक हफ्ते में 200% से ज्यादा की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ हफ्ते पहले जो टमाटर 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, अब उसकी कीमत 130 से 150 रुपए हो गई है। हरी मिर्च अब 300 से 350 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो एक सप्ताह पहले 150 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। इसके अलावा बाकी सभी सब्जियों की कीमतों में 30 से 50% की बढ़ोतरी देखी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा से खबर सामने आई है जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज वॉच इंडिया ने सीमा हैदर गुलाम से बातचीत की। सीमा ने खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहती हूं कि मेरी और सचिन हैदर की शादी करवा दें। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया है। ये पाकिस्तानी महिला अपने प्रेमी से मिलने ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। महिला की पहचान सीमा पुत्री गुलाम रजा निवासी मोहम्मदपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान के रूप में हुई है। महिला की उम्र करीब 27 साल है। इसके अलावा पुलिस ने महिला के प्रेमी को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान 22 साल के सचिन के रूप में हुई है, जो रबूपुरा थाना क्षेत्र में स्थित मीरा ठकुराना कस्बे का रहने वाला है। फिलहाल वो अम्बेडकर नगर में रहता था। इसके अलावा पुलिस ने नेत्रपाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो सचिन के पिता हैं। थाना रबूपुरा में एक सूचना थी कि एक महिला है जो कि पाकिस्तानी मूल की है, उसके साथ 4 बच्चे हैं। वहाँ एक लोकल लड़का है सचिन सन ऑफ नेत्रपाल, उसके साथ वहाँ पे रह रही है। इस सूचना को डेवलप किया गया और थाना रबूपुरा ने अपनी अलग अलग टीम और ग्रेटर नोएडा जोन की टीम्स इसमें लगी और इस महिला को, 4 बच्चों को और इस व्यक्ति सचिन को बल्लभगढ़ से, हरियाणा से अरेस्ट किया गया है। इसमें पूछताछ पे इन लोगों ने बताया कि ये दोनों लोग 2019-20 में पबजी गेम खेलते हुए उससे संपर्क में आए थे। फिर इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और इन्होंने शादी करने का डिसाइड किया। इसी समय सीमा के जो पति था वो सऊदी अरब चला गया और वहाँ पे इनके संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। इसी बीच इसकी और सचिन की नज़दीकियाँ बढ़ी और इसी साल मार्च में ये लोग नेपाल में मिले थे और उसके बाद मई में सीमा अपने बच्चों के साथ यहाँ आने का प्लान इसके साथ मिलकर के बनाया था और इनका यहीं शादी करके सेटल होने का इरादा था, ऐसा इन लोगों ने पूछताछ में बताया। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मैं जीना चाहती हूँ। बहुत मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती सर। हमारे पबजी में पबजी खेला करते 2 से 3 घंटे साथ। अरे भाई मैंने यूट्यूब से नहीं सर्च करा। यूट्यूब पे देख करके। कब से जानते थे सचिन को? 3 साल हो गए। अच्छा, तो आने के पीछे क्या मकसद था? मैं शादी करना चाहती हूँ। सचिन तैयार था शादी करने के लिए? तो वहीं चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी ने 4 राज्यों में अपने अध्यक्ष बदल दिए हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को पंजाब में पार्टी की कमान सौंप दी गई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। किरण कुमार रेड्डी अप्रैल में बीजेपी में शामिल हुए थे। अटाला राजेंद्र को तेलंगाना में बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से बड़े प्रशासनिक फेरबदल चल रहे हैं। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब कई पीसीएस अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले पीसीएस अधिकारियों का योगी सरकार ने ट्रांसफर किया था। लखनऊ सदर के एसडीएम पीसीएस अधिकारी नवीन चंद्र को उन्नाव एसडीएम की कमान सौंप दी गई है।
यूपी के 26 आईएएस अफसरों को जिलों में से 6 से 8 जुलाई तक भेजा जा रहा है ताकि केंद्र सरकार के सहयोग से चलने वाली योजनाओं की पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकें। 350 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले कर दिए गए हैं। इसके पहले भी प्रदेश के अलग अलग विभागों में तबादले किए गए थे। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग सहित अलग अलग विभागों में तबादले किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने नव पदोन्नत 67 उप जिलाधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया था। 67 तहसीलदारों को बीते दिनों उप जिलाधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। नियुक्ति विभाग ने उनके वर्तमान जिले में ही उप जिलाधिकारी के पद पर तैनाती के आदेश जारी किए थे। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां शरद पवार के घर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टरों में शरद पवार को योद्धा बताया गया है। 83 साल का योद्धा अकेला लड़ाई लड़ने चला। आज शरद पवार और अजीत पवार गुट की बैठक होनी है और ऐसे में महाराष्ट्र में शरद पवार के आवास के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, जहां शरद पवार के आवास के घर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टरों पर साफ साफ लिखा हुआ है कि शरद पवार एक योद्धा है। 83 साल का योद्धा अकेला लड़ाई लड़ने चला है और आज शरद पवार और अजीत पवार गुट की बैठक है। दोनों गुटों की बैठक होगी और इसमें महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है। महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में हो सकती है क्योंकि दोनों गुट जब से अलग हुए हैं तब से ही चर्चाओं में बने हुए हैं। सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसे लेकर अब शरद पवार के आवास के बाहर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं जिसमें शरद पवार को एक योद्धा बताया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में चल रहे वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कानपुर के विकास खंड सरवनखेड़ा के लोदीपुर गांव में वनों को बढ़ाने और वन्य जीवों के संरक्षण साथ ही संवर्धन के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री और मुख्य विकास अधिकारी सोमा पांडे के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया। जन जागरूकता कार्यक्रम में राज्य मंत्री और मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामवासियों को वृक्षारोपण के महत्व को समझाते हुए ग्रामीणों को शपथ भी दिलाई। इसके बाद पंचायत भवन परिसर से वृक्ष बारात भी निकाली गई। उक्त वृक्ष बारात में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया और जन सामान्य को ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने के बाद उसके संरक्षण के प्रति भी जागरूक किया गया। तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर की हैं, जहां आज लोधीपुर में वृक्षों की बारात निकाली गई थी और उसमें एक एक वृक्ष आंगन सारे समूह की महिलाओं को, गांव की महिलाओं को सुपुर्द किया गया है। वो वृक्ष हमारे थे आंवले के और अनार के, अमरूद के, सारे वृक्षों को दिया गया कि सब लोग अपने घर में लगाएंगे और उनको रोपित करके उनको जीवित रखेंगे। इस अभियान के तहत हमारी धरा, जिस पर हमारा बहुत कर्जा है और हम अच्छे सपूत हैं धरा के, हमें पृथ्वी को हरा भरा रखना चाहिए और हमारे घरों में हर घर में एक फल का वृक्ष जरूर होना चाहिए, एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। आज लोधीपुर गांव में हम सभी लोगों ने वृक्षों की बारात निकालकर हर महिला एक वृक्ष लेकर चल रही थी और वो अपने घर में जाकर उसे रोपित करेगी और इसके साथ ही साथ उसका पालन पोषण करेगी। इसके अंतर्गत उसको बाद में हम लोग जाएंगे और देखेंगे जिससे घर का वृक्ष ज़्यादा अच्छा है उसको पुरस्कृत भी करने का काम करेंगे। हम लोग पार्क में भी गए, वहाँ वृक्षों को लगाया और हम लोग पार्क, योगा पार्क जो वहाँ लोधीपुर का है, उसको व्यवस्थित करने का निर्देश भी दिया। हर व्यक्ति को 5 वृक्ष जरूर लगाना चाहिए जिससे कि हम अपने पृथ्वी के ऋण को खबरों में आगे बढ़ेंगे। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपियों को चार्जशीट की हिंदी कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। आरोपियों की ओर से लगाई गई एप्लीकेशन को आज एनआईए की विशेष अदालत ने मंजूर कर लिया है। वहीं घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो उपलब्ध करवाने के मामले में अदालत कल अपना फैसला सुनाने वाली है। आरोपियों की ओर से कोर्ट इस बात पर एप्लीकेशन लगाई गई थी। एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 9 आरोपियों को पेश किया था। सभी को अजमेर जेल से कड़ी सुरक्षा में जयपुर कोर्ट में लाया गया। अब मामले में 26 जुलाई को चार्ज बहस होगी। गौरतलब है कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अतारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी।
तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सराय रोहिला में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर लाखों रुपए लेकर चोर फरार हो गए थे। वहीं पर अब भी दूसरा मामला सेंट्रल दिल्ली के रंजीत नगर थाने के अंतर्गत मैन रोड स्थित इंडसइंड बैंक का एटीएम काटा गया और पैसे लेकर चोर फरार हो गए। ये घटना जब हुई तब सुबह के 3 बजे हुए थे। मैन रोड पर ये एटीएम है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और किसी भी सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो वहीं कांवड़ मेले को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते कांवड़ मेले को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। जिला प्रशासन पिछले 1 महीने से कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां कर रहा था, जिसके चलते इस कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए इस बार जनपद को 8 सुपर जोन, 16 जोन और 80 सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा को लेकर करीब 3000 पुलिस फोर्स के जवान मेले में तैनात रहेंगे। तो वहीं इस बार पूरे जिले में 1300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 369 कैमरे आईपी बेस्ड हैं, जिन्हें मुख्यालय और अन्य जनपदों से जोड़ा गया है। कांवड़ मेला ड्रोन कैमरों की निगरानी में सकुशल संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि हरिद्वार से चलने के बाद मुजफ्फरनगर जनपद ही एक ऐसा स्थान है जहां से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए कांवड़ी प्रस्थान करते हैं। मुजफ्फरनगर बहुत ही बड़ा सेंटर है कांवड़ के दृष्टिगत। यहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु इस मुजफ्फरनगर से गुजरते हैं। इसके मद्देनज़र प्रशासन और पुलिस लगभग 1 महीने से कार्यरत है। 1 महीने से ज़्यादा समय से हम लोगों ने अपनी जितनी भी कमियाँ थी उस पर लगातार कार्य करके उसको ठीक करने की कोशिश की है। जो भी सुरक्षा के दृष्टिगत, जो अगर पुलिस पार्ट पे अगर बात करें, सुरक्षा के दृष्टिगत हमारे पास लगभग 3000 का पुलिस बल टोटल है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कांवड़ के सुरक्षार्थ। हम लोग एक चप्पे पे अपने फोर्स है कि हम लोगों ने इस पूरे जनपद को 9 सुपर जोन्स, 16 जोन और 80 सेक्टर्स में बांट रखा है। इस सभी जगहों पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने चिन्हित कर रखे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच।